कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 3 का वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम बच्चों वन शॉट सॉल्यूशन के माध्यम से चैप्टर 3 यानी विद्युत धारा, ये तीसरा चैप्टर है बच्चों विद्युत धारा, इसको अपन वन शॉट वीडियो के माध्यम से आज हम निपटा देंगे। इस चैप्टर में भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन एक दो हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और वो भी 3 या 5 नंबर में। तो चलिए हम देख लेते हैं। बाकी बच्चों अगर इसके आगे के जो पहले के 2 चैप्टर हैं अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट भी बना दिया है 12th फिजिक्स मैराथन, जाकर के वहां से देख लेना। क्योंकि बच्चों ये जो आपका ये जो क्लास चल रही है मैराथन वन शॉट, सारी वीडियोस में सब जितने टॉपिक हैं हर एक टॉपिक का हम निपटारा बेहद आसानी से करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा। ठीक, क्वेश्चन समझिए या यूं कह लें टॉपिक समझिए आप। पहला ही टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते किसे हैं? ठीक, धारा किसे कहते हैं तो ध्यान से समझना बच्चों। एक चालक तार हमने ले लिया, ठीक है ना, एक चालक तार ले लिया। अब किसी भी तार में, भाई तार या कोई धातु चालक बोल लें, है ना, कोई धातु है तो उसी में तो धारा का प्रवाह होगा। तो किसी भी चालक में भाई धारा बहती के कैसे है? आवेशों के कारण। हमको पता है बच्चों कि इसमें जो आवेश होते हैं, ठीक, आवेश, तो ये कोई चालक है। किसी चालक में भाई जब इसमें हम बोलेंगे धारा प्रवाहित करेंगे यानी इसमें आवेशों का प्रवाह होगा। और यहां से मान लेते हैं बच्चों कि यहां से यहां तक कोई बिंदु ए है, ए से बी तक भाई जाने में कुछ ना कुछ तो रसगुल्लों समय लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा बच्चों। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। क्लियर हो गया? हमने क्या बताया बच्चों कि किसी चालक में, ठीक, कोई भी चालक है धातु चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को, ठीक, यानी इसमें आवेश प्रवाहित होंगे और आवेश को प्रवाहित होने में कुछ ना कुछ समय लगेगा बच्चों। तो आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब इतना वक्त नहीं कि एकदम डीपली में हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, हमें तो केवल उससे मतलब है कि भाई हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका निपटारा करें। ठीक, चलिए तो क्या है परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो फार्मूला होता है विद्युत धारा बराबर, ठीक, विद्युत धारा बराबर क्या होता है बच्चों? आवेश, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय दर, ठीक, समय दर या समय के लिए लिख दें, ये फार्मूला होता है। ठीक, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय दर। इसको अपन सैंबल के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो भाई I बराबर Q अपान T, Q अपान T, ठीक, ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। I बराबर Q अपान T। यदि मान ले बच्चों, ध्यान से समझना, कि लिख दे कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, यदि हम तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो बच्चों फार्मूला हो जाता है एक फार्मूला Q बराबर n इंटू E। तो Q बराबर n इंटू E हो जाता है। तो यहां से एक फार्मूला और आपका निकल के आपके सामने आया, क्या? I बराबर भाई Q बराबर हमने क्या लिखा है? n इंटू E, I बराबर n E अपान T। तो ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार बच्चों जहां जैसे जरूरत पड़े, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके छोटे छोटे वन लाइनर 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं न्यूमेरिकल। तो भाई जैसे n का मान दे दिया, E क्या है बच्चों? तो भाई E क्या है? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो भाई हमें पता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम इसका वैल्यू होता है। क्लियर हो गया? अब मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक भैया देखिएगा, मात्रक क्या होगा रसगुल्लों?
भी मात्रक में आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक। और समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक, कूलाम प्रति सेकेंड। या फिर बच्चों इसी का मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, क्योंकि कूलाम प्रति सेकेंड को तो बहुत कम ही याद रखते हैं हम, ठीक है ना बच्चे। और उसके बाद बाकी तो ये एम्पियर तो सबको याद होता है कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्लियर हुआ? राशि की बात करें तो ये अदिश राशि के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो हो गया वैद्युत धारा किसे कहते हैं, हमने क्या बताया, एकदम सिंपल परिभाषा है कि किसी तार में या किसी चालक में या किसी धातु में, कुछ भी बोल दो बच्चों, आवेश के प्रवाह की समय दर को, ठीक, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q अपान T। यदि मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n हो, तो Q बराबर n इंटू E भी होता है। तो यहां से हम I बराबर n E अपान T फार्मूला भी लिख सकते हैं, जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? ये हालांकि ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 × 10 के घात माइनस का 19 कूलाम, ठीक, मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर। क्लियर हो गया? चलिए, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, बाकी हम देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए, हो गया बच्चों। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, या कहेगा अपवाह वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक। आज इसको अपन बहुत ही सिंपल तरीके से इसका समझिए, डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं, ठीक। पहले देखिए बच्चों, परिभाषा समझ लीजिए कि अनुगमन वेग है क्या। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, तो ध्यान से समझना, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसी को यानी उसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चालक है, ठीक, एक चालक बच्चों, हमने चलिए यहां पर एक चालक मान लिया है, ठीक है ना, हमने क्या किया है? एक चालक मान लिया है, ठीक, इसका अनुप्रस्थ एक ये चालक ले लिया है। और ये चालक जो है बच्चों, मान लेते हैं कि इसका जो संबंध है, ठीक, यहां पर एक सेल हमने बना दिया और इसका संबंध इससे है, और ये है इस पर, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है बैटरी का, ठीक है ना। और इसमें क्या है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें बच्चों जब भी, ध्यान से समझना, ये धातु चालक है पूरा, और इसका मान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल हमने A मान लिया, ठीक। तो इस पे क्या है बच्चों? एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जब भी इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या हो जाएगा? मतलब जनरेट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर होगा क्या बच्चों? कि इसमें धन सिरे की ओर, ठीक, क्योंकि इसमें हमें पता है कि इसमें भाई होंगे क्या? ये चार्ज होते हैं, तो इसमें बच्चों धन सिरे की ओर एक अनुगमन वेग, यानी इसको V सफिक्स D से दर्शाते हैं, एक अनुगमन वेग बच्चों, ये इधर की दिशा में धन सिरे की ओर क्या है? बहने लगता है, ठीक, ये चीज हो जाता है। अब हमने बताया क्या है? परिभाषा यही तो बताया है, हमने क्या बताया? अनुगमन वेग क्या है? तो वह वेग, ठीक, क्या बताया बच्चों? वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, E है, तो जिसके द्वारा क्या होता है? चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो
आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी ई के प्रभाव में क्या करते हैं बच्चों, धन सिरे की ओर, यानी जो अनुगमन वेग है ये धन सिरे की ओर। ठीक, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो अनुगमन वेग इधर होगा। ये क्या होते हैं, इसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये धन सिरे की ओर गमन करने लगते हैं या आगे बढ़ने लगते हैं, इसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। क्लियर हो गया इतना? चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम करते क्या है, इसका डेरिवेशन। ठीक, इसके लिए हम अब निकालेंगे बच्चों संबंध। चलिए, अब हम क्या निकालेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो ये जो बनाया बच्चों, पहले वो माना जाना वाली चीजें हैं, लिख लीजिए। क्लियर है, एकदम आसान है कि माना किसी चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A है। ठीक, तथा अनुगमन वेग V सफिक्स D है। तो एक सेकेंड में मतलब यहां पे गुजरने वाले, एक सेकेंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी बच्चों, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगा n इंटू, भाई a क्षेत्रफल से गुजर रहा है और इसका वेग क्या है, अनुगमन वेग v सफिक्स d है, इतना हो जाएगा। अब हम यहां से क्या निकालेंगे बच्चों कि t समय में प्रवाहित या t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत विशेष कुछ है नहीं। अब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी भाई t सेकेंड में है तो ये हो जाएगा n, उसके बाद a है, ठीक, इंटू v सफिक्स d है इंटू t, ये सब हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, हमको पता है फार्मूला हम जानते हैं, चूंकि, ठीक, इधर चूंकि Q बराबर होता है n इंटू E, तो यहां से हम आवेश की मात्रा निकाल पाएंगे Q बराबर n का मतलब ये पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, n इंटू a v सफिक्स d इंटू क्या है, t है। n का मान पूरा समझो ये है, n इंटू यहां पर हो गया e। अब हम क्या निकालेंगे, चालक में प्रवाहित धारा। तो हम निकालेंगे बच्चों, लिखेंगे चालक में, ठीक, लिखेंगे कि चालक में प्रवाहित धारा। अब चालक में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो भाई अभी शुरू में हमने फार्मूला देखा क्या, I बराबर Q अपान T, यहां से तो I बराबर Q का मान कितना है भाई, Q का मान पूरा ये देखिए, पूरा ऊपर है n इंटू a और इंटू v सफिक्स d इंटू t इंटू e है और अपान का नीचे t है। ठीक, ये हुआ बच्चों। अब यहां से कुछ कटने वाली चीजें हैं तो काट दीजिए, t से t कैंसिल, t से t खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो बच गया I बराबर n, इसको सही से लिख देते हैं, n इंटू e इंटू a इंटू वी डी यानी v सफिक्स d। यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है, यानी I हो गया धारा और Vd क्या है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। कुछ नहीं है बच्चों, हमने माना एक चालक क्या है, एक चालक है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई L है, उससे ठीक यहां पर उसकी जरूरत है नहीं, हालांकि बाकी अगर लंबाई L मानना चाहते हैं L मान लीजिए। ठीक, फिर मान लेते हैं कि बच्चों इसमें मतलब जब इसका एक सिरा हम धन सिरे से जोड़ देते हैं बैटरी के और दूसरा ऋण सिरे से, उसके बाद जब जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है और इस प्रभाव में इसमें क्या होता है, एक अनुगमन वेग
धन सिरे की ओर, यानी एक ऐसा वेग इसमें जनरेट होता है जो धन सिरे की ओर आगे बढ़ने लगता है, इसी वेग को कहते हैं अपन अनुगमन वेग। तो हमने निकाला क्या कि माना किसी चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल a है, वो बताया है, तथा अनुगमन वेग जो है बच्चों वो vd है। ठीक, तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि 1 सेकेंड में, मतलब इससे चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी इनका, यानी इन तीनों का हम गुणा कर देंगे जो रहेगा। ठीक, तो t सेकंड में यानी t समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो t का भी मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि हम जानते हैं q बराबर n इंटू e, ये फार्मूला होता है, तो n मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने ये निकाला है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया इंटू ई हो गया। अब चालक में प्रवाहित धारा यानी I बराबर Q अपान टी होता है, तो I बराबर Q मतलब ये पूरा का मान अपान टी, टी से टी कट गया, I बराबर NeAVD या V सफिक्स D, ये हो जाएगा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। क्योंकि I क्या है, धारा है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है, क्षेत्रफल, VD क्या है, अनुगमन वेग। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है बच्चों। और भी तरीके से इसका हम सॉल्यूशन मतलब प्राप्त कर सकते हैं, बाकी ये तो एकदम सिंपल है भाई, इससे आसान नहीं हो सकता, वो वाला तरीका थोड़ा लेंदी होता है। तो चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, हो गया बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये भी बेहद लाजवाब है। कह रहा है कि धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए और अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। यूं देखिए, अब फिर से यहां एक संबंध, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर रिलेशन ही है। ठीक, तो रिलेशन बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रिलेशन बिगड़ा तो कहानी बदल जाएगी। चलिए बच्चों, धारा घनत्व होता क्या है। ठीक, तो धारा घनत्व की परिभाषा लिखेंगे कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से या क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। ठीक, यानी कोई क्या है, धातु चालक है और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा को या बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो यहां से इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, देखिए लिखेंगे धारा घनत्व। ठीक, धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा अपान का हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक, विद्युत धारापान क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। ये बाकी इसको अगर लिखना चाहेंगे तो धारा घनत्व को दर्शाते हैं बच्चों किससे, J से। J बराबर विद्युत धारा है I से लिखते हैं, क्षेत्रफल को अपन A से लिखते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा धारा घनत्व का। ठीक है ना, ये धारा घनत्व का फार्मूला हो जाएगा। मात्रक निकालते हैं बच्चों। देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि सबका मात्रक बेहद जरूरी है। मात्रक होगा क्या बच्चों, तो देखिएगा भाई, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और उसके बाद क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा मतलब मात्रक। यहां से अगर हम विमा निकालना चाहें, ठीक, हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम होगा, डोंट वरी। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें इस टॉपिक का, यानी धारा घनत्व का विमा निकालना चाहें बच्चों, तो विमा कैसे निकालेंगे अपन, बहुत सिंपल है भाई। आई का होता क्या है, ए होता है, आई का क्या होता है, ए। भाई क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, यानी इसको एल स्क्वायर से फिर यहां से एल स्क्वायर से दर्शाएंगे, तो इसका हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा बच्चों तो ये एल इनवर्स 2 हो जाएगा, और उसके बाद ए, तो एल इनवर्स 2 ए। ठीक, ये इसका विमा हो जाएगा। अब कह रहा है कि अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए, तो हम लिखेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। ठीक, धारा घनत्व में संबंध। तो इस फार्मूले से एक बार इस फार्मूले को लिख लेते हैं, जो फार्मूला लिखा J बराबर I अपान
ए लिखा है, इतना बच्चों। लेकिन हमें पता है, वी नो दैट आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी सफिक्स डी, ठीक, ये होता है। तो ये वैल्यू अपन यहां से क्या करेंगे, पुट कर देंगे बच्चों, तो हो जाएगा जे बराबर आई के स्थान पे लिखेंगे एन ई ए वी सफिक्स डी, ठीक, एन ई ए वी सफिक्स डी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये फार्मूले में ए है, ठीक। तो भाई ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए बच्चों कैंसिल हो गया, और आपका एक मिनट इसको इधर साइड रखते हैं। तो यहां पर बचा क्या, बच गया है जे बराबर क्या है, एन ई फिर वी सफिक्स डी अपान, मतलब नीचे कुछ है नहीं, मतलब केवल इतना एन ई हो जाएगा, उसके बाद वी सफिक्स डी, केवल इतना, क्योंकि अब यहां पर कुछ बचा है नहीं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जे क्या है, धारा घनत्व, वीडी क्या है, अनुगमन वेग, तो यही हो जाएगा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है बच्चों, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर याद रखना, ठीक। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इसको भी छाप कर अच्छे से रखिए और अच्छे से इसको रसगुल्लों तैयार कर लेना, नहीं तो धोखा हो जाएगा आपके साथ एग्जाम के समय में। क्लियर हुआ, चलिए हो गया बच्चों, चलिए एक मिनट, हाँ पहले स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक है ओम का नियम, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक। पूछता है कि ओम का नियम क्या है और ओम का नियम किसके लिए सत्य है, ठीक। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या है। देखिए बच्चों, ओम के नियम को हम 2 से 3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अपन एकदम सिंपल वाला ही तरीका अपनाएंगे। देखिए ओम के नियम, मतलब ओम का नियम कहता क्या है, जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम है, ओम जो वैज्ञानिक है इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ये कहा, यदि किसी चालक में, चालक बोले तो कोई तार हो गया, कोई चालक हो, इन्होंने कहा यदि कोई चालक है बच्चों और चालक की भौतिक अवस्थाएं, भाई इस तार की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं रसगुल्लों, भौतिक अवस्था इसकी कौन कौन सी हो सकती है, तो तार की भौतिक अवस्थाएं यानी जो इसके रूप में परिवर्तन करे या उसके मान में, उसमें आता है कौन कौन, ताप, दाब, ठीक, क्षेत्रफल, लंबाई। तो मतलब ओम ने यह कहा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, यानी ये नियत रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी बदलाव यानी ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, कुछ इसमें छेड़छाड़ ना किया जाए, देन ऐसी सिचुएशन में तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर, मान लेते हैं इसमें विभवांतर V है और इसमें बहने वाली धारा मान लेते हैं ये I है, ठीक, यानी तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। ओम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, यानी इस चालक के सिरों के बीच जो लगा विभवांतर होगा बच्चों, वो किसके समानुपाती होता है, तो विभवांतर जो होता है इस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती हो जाता है, ठीक। ये है ओम का नियम। बाकी एक तरीका और है, उसको ऐसे लिखते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई बदलाव ना करें तो तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आपके सामने ये है ही कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई बदलाव ना करे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में तार या चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए जब इसको हम भाई बराबर लगाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट हो जाता है नियतांक, उसी को अपन R से दर्शाते हैं, R इंटू आई, ठीक। तो इसको अपन सही से लिखना चाहें तो R बराबर V अपान
आई, इस तरह से लिख सकते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V अपान आई, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, यानी R मतलब V अपान आई बराबर क्या, नियतांक या कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट, इतना याद रखना, क्योंकि ये जो R है, ये जो R होता है इसमें ये नियत होता है। ठीक, तो V अपान आई बराबर ये नियतांक जो होता है यही ओम का नियम कहता है। अब ओम का नियम धातु चालकों के लिए सत्य है। ठीक, इसमें अगर हम ग्राफ खींचना चाहेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस कदर बनेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं बच्चों इधर क्या है, इधर विभवांतर है। ठीक, और ये दर्शा रहा है मान लेते हैं विद्युत धारा को। तो किसी दौरान यानी इसमें जितना परिवर्तन होगा, मान लेते हैं कि किस भाई ये है 1 2 3, ठीक, नंबर में इधर भी हम ऐसा चलेंगे 1 2 3। जब विभवांतर बढ़ाएंगे भाई धारा में भी वृद्धि होगी, क्योंकि विभवांतर क्या है, धारा के समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं किसी क्षण भाई, मान लेते हैं किसी क्षण इसका धारा यहां तक है, तो इसमें अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो डैश डैश इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से खींचेंगे, और उसके बाद विभवांतर भी यहां तक आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर इसके बीच हम लाइन जब खींच देते हैं बच्चों, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा में, यानी इस तरह से इसका ग्राफ बन जाता है। क्लियर हो गया, तो ये इसका ग्राफ हो जाता है, यानी ओम के नियम का। ठीक, तो ये है ओम का नियम। बाकी अपने को इसमें और कुछ भी नहीं बताना था। तो ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम ये है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई बदलाव ना करें, तो ऐसी सिचुएशन में चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक, उसके बाद बाकी इसको हटाएंगे बच्चों समानुपाती के चिन्ह का, तो यहां आर लग जाता है। आर ही क्या है, कांस्टेंट या नियत है। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यह भी बेहद लाजवाब है। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, या फिर इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। है तो शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन बच्चों पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए देखिए, बहुत सिंपल है। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है बच्चों, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। है ना, सिंपल, बेहद आसान है बच्चों। कह रहा है कि किसी चालक के भीतर, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E, ठीक, तथा धारा घनत्व यानी J का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और इसे रो से लिखते हैं। इसको P मत समझिएगा, थोड़ा तिरछा बनाना है, इसको रो से दर्शाते हैं। तो रो बराबर E/J इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमें पता है बच्चों, हम जानते हैं बच्चों कि E बराबर होता क्या है, V/L, यानी सेल में क्या होता है E, यानी वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या, विभवांतर अपान L होता है, लंबाई। ठीक, तो E बराबर V/L होता है। इस फार्मूले में अगर हम बच्चों इस फार्मूले में, ठीक, इस फार्मूले में रो बराबर लिखेंगे, E के स्थान पे V/L लिख देंगे, और ये मेन इसका बटे है। ठीक, और भाई J बराबर हम जानते हैं I/A होता है। ठीक, दोनों फार्मूला अगर हमने E बराबर रख दिया, J बराबर रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, तो इसको अपन लिखेंगे बच्चों कि रो बराबर हो जाएगा V/L गुणे, भाई ये A ऊपर चला जाएगा, A/I हो जाएगा। इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखेंगे तो रो बराबर बच्चों V/I लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, और इनटू का ये हो जाएगा A/L, A/L। ऐसा इसलिए किया रसगुल्लों, चूंकि हमको पता है V/I बराबर होता क्या है, R होता है। ठीक है ना, R होता है, लिख देना, चूंकि V/I बराबर
आर। तो ये जब मान यहां पर भाई ये हो जाएगा रो बराबर इसके स्थान पे आर हो जाएगा, तो आर ए अपान क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का मेन फार्मूला। ठीक, ये तो है कि भाई किसी भी धारावाही चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं अथवा प्रतिरोधकता यानी रो से दर्शाते हैं। क्योंकि E बराबर V अपान L होता है और J बराबर I अपान A होता है। हमने वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, तो रो बराबर ये V अपान L इंटू A अपान I, यानी इसको क्या किया, पलट दिया। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, V के नीचे I लिख देते हैं, तो ये V अपान I बराबर हमें कुछ पता है R होता है, तो इसके बराबर R हो गया। तो रो बराबर R A अपान L। ये प्रमुख मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2022 में 23 में अगर आप देखेंगे तो जो इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी पूरे 3 नंबर में, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक अगर निकालना हो बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मात्रक बेहद जरूरी है। कोई भी राशि हो तो मात्रक, भाई प्रतिरोध का मात्रक होता क्या है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम। और ए क्या है, ए है भाई मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई है तो लंबाई का मीटर। भाई 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, ओम मीटर। ठीक, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसका मात्रक है ओम मीटर। बाकी आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले भाई हम आर का निकालेंगे, आर का निकालने के बाद बाकी भाई इसका एम का तो एल ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एल लेंथ है तो एल ही हो जाएगा। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बाकी अगर निकालना हो चलिए निकाल देते हैं, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अगर आ गया बच्चों वीमा, वीमा भी निकाल देते हैं। तो इसका वीमा क्या हो जाएगा, वीमा हो जाएगा एम एल के घात 3 टी के घात -3 ए की घात -2। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, यानी इसका विमेय सूत्र ये हो जाएगा। ठीक, आप निकालना चाहते हैं आराम से निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से ही। ठीक, क्योंकि सबसे पहले आर का निकालेंगे, आर बराबर वी अपान आई होता है, वहां से आर निकालेंगे, क्योंकि विभवांतर को हमने पहले इसके पहले चैप्टर में बता दिया है। इसलिए बच्चों याद रखना है वीमा यानी डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका मात्रक। क्लियर हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो जो ऊर्जा खर्च होती है उसे कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। ठीक, जैसे भाई कोई चालक है, कोई चालक है बच्चों, ये यहां पर बिंदु हमने ए ले लिया और यहां पर बी है, तो चालक के भीतर भाई ए से बी तक ये 2 सिरे हैं, भाई ए सिरा है ये बी सिरा है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करना है, आवेश को ले जाना है। भाई हमें आवेश को इस सिरे से इस सिरे तक ले जाना है, तो जो भी कार्य करते हैं या जो भी ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक, अब विद्युत ऊर्जा बराबर होता क्या है बच्चों, ठीक मान लेते हैं कि सिरों के बीच विभवांतर है, तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश, गुणे आवेश। ठीक, तो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश, या फिर इसको हम लिख सकते हैं W बराबर V गुणे Q। अब देखिए विद्युत ऊर्जा को कई पदों में लिखा जा सकता है, चूंकि Q बराबर होता क्या है बच्चों, Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी।
क्लियर हुआ। Q बराबर I इंटू टी, कहां से, क्योंकि I बराबर क्या होता है Q अपान टी, पहला ही जो वैद्युत धारा वाला परिभाषा बताया, I बराबर Q अपान टी, तो Q बराबर I इंटू टी, ये हो गया। तो यहां से Q बराबर I इंटू टी होता है, तो ये फार्मूला बन जाएगा W बराबर V इंटू I इंटू टी। ये क्या है, तो ये है विभवांतर तथा ये हो जाएगा धारा के पदों में, ठीक, विद्युत ऊर्जा का मान। अब यहां से इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, चूंकि अब हमें पता है बच्चों, चूंकि V बराबर भी होता है I इंटू आर, कहां से, ओम के नियम से, ओम का नियम, ठीक है ना, ओम के नियम से निकालेंगे V बराबर I इंटू आर, क्योंकि बच्चों V अपान I बराबर होता क्या है R, तो V बराबर I इंटू आर, ठीक, क्लियर। यहीं से तो यहां से इसको जब निकालेंगे तो हमारा फार्मूला फिर से क्या बन जाएगा, W बराबर W, एक मिनट, तो ये हो जाएगा W बराबर, भाई हम V के स्थान पे I इंटू आर रखेंगे, एक I ऑलरेडी है तो हो जाएगा I स्क्वायर R, और उसके बाद भाई T तो है ही, तो I स्क्वायर आर टी, एक फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक। तो ये है धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, इतना याद रखना। कभी कभार ऐसे ही पूछता है बच्चों कि वैद्युत ऊर्जा को धारा तथा विभवांतर के पदों में लिखिए, तो ये फार्मूला है जिसमें धारा और विभवांतर है। फिर पूछ सकता है कि धारा तथा प्रतिरोध के पदों में लिखिए, तो ये होता है। अब एक और तरीके से इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ठीक, चूंकि अब हमें पता है बच्चों कि I बराबर V अपान R होता है ना, जो ओम का नियम, तो I बराबर भी, क्योंकि भाई हमने सबसे पहले क्यों बराबर लिखा, V बराबर, अब I बराबर, तो एक और पदों में लिख सकते हैं इसको, फिर हम लिखेंगे बच्चों W बराबर, भाई I के स्थान पे V अपान R है तो इसका स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर, और यहां पे R इंटू टी, ये तो है ही, ठीक। तो देखिए बच्चों कुछ कटने वाली चीजें हैं, एक R से एक R कैंसिल हो गया। अब बचा क्या बच्चों, तो W बराबर हो गया V स्क्वायर अपान R, ठीक, V स्क्वायर अपान R हो गया इंटू टी, ठीक, यहां पर इंटू टी है। तो ये हो गया, बात करें बच्चों विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, ये विभवांतर है, ये प्रतिरोध। तो W बराबर यानी वैद्युत ऊर्जा को अपन कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तो V बराबर मतलब W बराबर V इंटू क्यू फार्मूला होता है, तो Q बराबर I इंटू टी जब हमने इस पे फार्मूले पर रखा तो ये कुछ इस तरह का फार्मूला मिला। अब इसी में हमने V बराबर I इंटू आर रखा तो हमें एक नया फार्मूला मिला। इसी में अगर हमने बच्चों I बराबर V अपान आर रख दिया तो हमें एक और फार्मूला मिल गया। तो इसको अपन 3 से 4 पदों में लिख सकते हैं, और ये चीज आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, भाई वैद्युत ऊर्जा का मात्रक भी जानना बेहद जरूरी है। वही ऊर्जा का मात्रक बताने की जरूरत है नहीं, ठीक। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, भाई जूल होता है, ठीक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो भाई वैद्युत ऊर्जा का मात्रक सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, यूनिट के रूप में भी अपन इसको व्यक्त करते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक तो छोटे छोटे मिल रहे हैं, अब थोड़ा बड़े बड़े वाले टॉपिक आपके सामने दिखाई पड़ेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, ठीक, वैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं या शक्ति, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जो होता है ना, वही चीज है। तो देखिए वैद्युत शक्ति होता क्या है, सिंपल है बच्चों कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने के समय दर को, ठीक, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को, मतलब जो खर्च होगी या क्षय होगी, उसी को कहते हैं वैद्युत शक्ति, ठीक। तो ये हो जाएगा वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति बराबर, देखिए ये सब जो बच्चों टॉपिक है ना, ये मतलब फार्मूले से ही परिभाषा हम इजिली क्या है लिख सकते हैं, क्योंकि इनके जो फार्मूला होता है फार्मूले में ही इनकी परिभाषा छिपी होती है। तो वैद्युत शक्ति क्या है, तो ऊर्जा व्यय, ठीक, ऊर्जा व्यय बटे क्या है, समय, ठीक। तो यही चीज कि किसी चालक में
ऊर्जा व्यय होने की समय दर को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो इसको अपन P से लिखते हैं, P बराबर W/T हो जाता है। P बराबर क्या हो जाता है बच्चों? W/T हो जाता है। अब देखो इसको भी कई पदों में लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि W बराबर होता क्या है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, चूंकि W बराबर V इंटू आई इंटू टी। ठीक, अभी इसके पहले का फार्मूला जो दिखा W बराबर VIT अभी हमने देख रखा है आगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों P बराबर क्या हो जाएगा? W के स्थान पे V इंटू आई इंटू टी रखेंगे और नीचे T है, तो भाई ये T से T कट गया, तो ये जो फार्मूला P बराबर मिला, P बराबर क्या है? V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई, ये एक हमें नया फार्मूला मिल गया। ठीक, यहां से इतना क्लियर हो गया। देखिए अब इसको थोड़ा अपन और एक पदों में लिख सकते हैं, वही चीज फिर से जो उसमें किया। V बराबर अगर हम I इंटू आर रख दे रसगुल्लों, तब फार्मूला क्या बन जाएगा? तब हमारा जो फार्मूला होगा P बराबर V के स्थान पे I इंटू आर, I ये है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R हो जाएगा। तो P बराबर एक फार्मूला निकल गया, अब P बराबर I स्क्वायर R। ठीक, यानी ये क्या है? ये विभवांतर और धारा के पदों में है शक्ति, और ये विभवांतर और प्रतिरोध और धारा के पदों में है। अब इसको फिर से हम I बराबर मान के, यानी I बराबर रख के निकालेंगे। जब I बराबर करेंगे यानी V/R, तब ये एक और तरीके से इसको अपन लिखेंगे, ये बदल जाएगा बच्चों। तो P बराबर I के स्थान पे V/R, तो V स्क्वायर अपान R हो जाएगा, R स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है पूरा, और गुणे बच्चों यहां पर R ऑलरेडी है। अब ये कट जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा? एक R से एक R काट देंगे, तो P बराबर ये बनेगा V स्क्वायर अपान R। और ये फार्मूला तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक, आपको भी ये भली भांति पता होगा, हाई स्कूल में भी इसमें पूछा जाता था। ठीक, और बाकी इंटरमीडिएट में भी जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर वाले या ऑब्जेक्टिव, तो इस पर पूछता है। तो अपन शक्ति को भी हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मात्रक क्या हो जाएगा? तो भाई देखिए, मात्रक है भाई, मात्रक ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, तो मात्रक जूल प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। या इसी को लिख सकते हैं भाई, वैद्युत शक्ति है तो शक्ति का मात्रक होता क्या है? वाट। ठीक, शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। ठीक है ना, तो जो इसको मतलब वाट भी होता है। और बाकी बात करें तो बच्चों ध्यान देना, आपको ये कमेंट करना है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। ठीक, ये आपको कमेंट करना है। देखते हैं हाई स्कूल की चीजें कुछ याद है कि नहीं। एक HP बराबर, एक हार्स पावर बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है? ठीक, बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं। इतना आपको कमेंट करना है और करना पड़ेगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। ठीक, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर, ठीक, किन कारकों पर निर्भर करता है। 2023 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और 22 में भी आया था, लेकिन 2023 में जो पूछा गया था परिभाषा नहीं पूछा था, केवल इतना पूछा था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ओनली इतना पूछा था। तो देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? जैसे कोई सेल है, बैटरी है, यानी बैटरी जानते हैं आप, सेल, ठीक, तो उसमें क्या होते हैं? प्लेटें लगी होती है, एक इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड। कैथोड पे माइनस चार्ज, एनोड पे प्लस चार्ज, इतना होता है, आपको पता है। तो जैसे ही हम सेल में धारा प्रवाहित करते हैं, तो सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रोड है उनमें तो प्लस से माइनस की तरफ धारा बहेगी, लेकिन सेल के घोल के अंदर माइनस से प्लस की ओर बहती है, यानी उसमें
एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, वही उसकी धारा का यानी धारा की दिशा का विरोध करता है। तो इसका मतलब यह है बच्चों, परिभाषा में हम लिखेंगे कि सेल का घोल यानी सेल के भीतर सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना। हमने क्या बताया कि जब भी सेल में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के बाहर, ठीक बाहर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, लेकिन सेल के घोल के अंदर माइनस से प्लस की ओर, ठीक यानी उसमें अंदर सेल के घोल में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, वही बाधा क्या करती है, धारा का विरोध करती है। तो उसी बाधा को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि सेल का घोल, ठीक विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। एकदम सिंपल, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लाएंगे ना इतना इजी आपको मिलेगा ही नहीं। हमारी भाई हमेशा से कोशिश होती है कि हम अपने रसगुल्लों को एकदम सिंपल से सिंपल डेफिनेशन दें ताकि आप इजिली उसको याद कर सकें। क्लियर। तो ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर या बातों पर निर्भर करता है। ठीक, सेल का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर, पहला कि सेल कि दोनों प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, दूरी बढ़ाएंगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी घोल में जो सांद्रता विलयन की सांद्रता होगी, अगर उसकी सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है बच्चों, I बराबर होता है E/R प्लस R। ठीक, I बराबर E/R प्लस R, ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, ये फार्मूला हो जाता है जहां पर E क्या है, स्मॉल r क्या है, कैपिटल R क्या है। ठीक भाई, I तो पता है धारा है, बाकी ये भी तो पता ही होगा। E क्या है बच्चों, विद्युत वाहक बल। ठीक, विद्युत वाहक बल। ठीक, R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध। तो इस पे फार्मूले पे, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। हमने न्यूमेरिकल तो करवा ही दिया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाया है। अगर आपने नहीं देखा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया है न्यूमेरिकल की, उसी में जाकर के आप हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार टॉपिक पर। इस चैप्टर का सबसे मजेदार टॉपिक है बच्चों, तो टॉपिक है किरचॉफ का नियम। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, वो भी पूरे 5 नंबरों का टॉपिक है। तो ये वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। देखिए बच्चों, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए हैं। ठीक, 2 नियम दिए हैं। अब उन दोनों नियम में क्या लॉजिक है उसी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। देखिए, पहला जो नियम है उसे कहते हैं संधि का नियम। जो पहला नियम है बच्चों उसे संधि का नियम कहते हैं या उसी को धारा का नियम कहते हैं। ठीक है ना, पहला नियम संधि का नियम या धारा का नियम बोलते हैं। ये नियम कहता क्या है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, ये वर्ड जरूर याद रखना, इसका मतलब बहुत ज्यादा है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है रसगुल्लों, वो 0 होता है। ये है आपका यानी किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, और यही होता है आपका मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे एक परिपथ हमने बना दिया, ठीक, एक परिपथ हम बना दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
और इसमें क्या है, इस संधि पर एक संधि है, यानी यहां पर इसको हम बिंदु ओ दे देते हैं। ठीक, इसको बिंदु ओ दे दिया हमने, और इसमें क्या है बच्चों, धारा इस संधि पर मिल रही है। ठीक, चलिए अब इसमें है क्या, अब यहां पर आपको एक संधि है, ये कोई परिपथ है, इस परिपथ में एक बिंदु ओ है, इस ओ पर एक संधि बनी है, यहां पर आपको धाराएं मतलब धाराएं दिख रही हैं। ठीक, अब इनमें धारा है क्या बच्चों, इसको अपन नाम दे देते हैं I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4 और इसको I5। 5 धाराएं किसी संधि पर मिल रही है। तो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं, समस्त धाराओं यानी I का बीजगणितीय योग सिग्मा से दर्शाते हैं। बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, ये कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो जाने वाली धाराओं यानी निर्गत धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, इसी पर न्यूमेरिकल आपके लगते हैं। मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले जो धाराएं हैं, धाराएं कौन है, I1 है, उसके बाद प्लस I2 है, उसके बाद जो मतलब बाहर जा रही है उसको हम माइनस से लिखेंगे I3, उसके बाद बाहर जा रही है तो ये माइनस का I4, एक अंदर की ओर आ रही है तो प्लस का I5, ये बराबर 0। यही कहता है संधि का नियम या धारा का नियम। अब इसको हम जब जो जो धारा अंदर की तरफ आ रही है उसको देख लेते हैं। धारा अंदर की ओर I1 है, ठीक, और अंदर की ओर बच्चों क्या है, I2 है, I2, और अंदर की ओर धारा देखिए तीर की दिशा बता रही है I5 है, तो I5 हो गया बराबर। अब बाहर जाने वाली धाराएं, ये जो माइनस में था उधर जाए, बाहर में एक I3 बाहर जा रही है और एक I4 बाहर जा रही है। तो ये होता है इसका लॉजिक, इसी पर न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करते हैं। ठीक, इतना याद रखना बच्चों कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है उस संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब यह है रसगुल्लों कि इन 3 तारों में ये जो 3 सिरे आपको दिख रहे हैं ना, ये I1 और उसके बाद एक अंदर जा रही है I5 और एक I2, इन तीनों में जितना करंट आएगा वो इन 2 से होकर फिर से निकल जाएगा। जैसे लाइक दैट, जैसे एक नहर होती है, तो एक बड़ी से नहर है और नहर में कहीं पर किसी स्थान पर उस नहर से 3 अलग अलग छोटे छोटे नाले निकल गए, तो एक बड़ी नहर में जितना पानी जाएगा वहां से उन 3 नालों में वो पूरा पानी बट जाएगा, है ना। जैसे या यूं समझिए बच्चों, कोई संधि है, ठीक, यानी 3 पाइप से पानी आ रहा है, 3 पाइप के बाद वहां से फिर से 2 पाइप बना दी गई, 2 पाइप बना दी गई, मतलब जितना 3 पाइप में पानी आएगा उस संधि से फिर से 2 पाइप में उतना पानी बाहर निकलेगा। इतना याद रखना बच्चों, क्योंकि मान लेते हैं कि जैसे 3 पाइप है या 4 पाइप है, अब यहां से हम 2 पाइप निकाल देंगे, प्रेशर हो भले ज्यादा हो उससे नहीं मतलब, प्रेशर को नहीं समझना, अपने को धारा समझना है। यानी इन चारों पाइप में जितना पानी आएगा वो पूरा पानी इन्हीं 2 पाइप से बाहर निकल जाएगा, है ना। मतलब ये है कि इन तीनों, मतलब ये जो 3 है I1, I2, I5, इनमें जितना धारा का मान होगा इन दोनों में भी उतना ही धारा का मान होगा। मतलब आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली की धारा का योग, यानी हम इसको लिख सकते हैं I इनपुट बराबर I आउटपुट। इतना याद रखना बस, ठीक। आने वाली धारा का जो योग होता है वो बाहर निकलने वाली धारा के योग के बराबर होता है। जो इनपुट धारा जितनी होती है उतना आउटपुट धारा। बात समझ में? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं दूसरे नियम को। और इसमें एक चीज ये भी पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस मतलब सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसमें क्या संरक्षित होता है, तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इतना याद रखना, ठीक। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको।
हो गया। चलिए चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से भी ज्यादा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि किरचॉफ के दूसरे नियम पर न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा ही बनते हैं। 5 नंबर का कभी कभार एक न्यूमेरिकल इसी पर देता है, और हमने बताया है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, वहां पर न्यूमेरिकल अच्छे से समझाया है। देखिए दूसरा नियम है, इसको बोलते हैं बंद पास का नियम, या लूप का नियम, या बोल्टता का नियम। 3 नाम है, एक तो बंद पास का भी नियम कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं, और बोल्टता का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम कहता क्या है, चलिए वो देख लीजिए। पहले नियम देख लीजिए बच्चों कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक, ठीक, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो चलिए हम बना लेते हैं 2 बंद पास। ठीक, हम बना लेते हैं बच्चों सबसे पहले 2 बंद पास। 2 बंद पास बनाते हैं। चलिए ये 2 बंद पास बन गए। ठीक, मान लेते हैं बच्चों कि इस वाले में धारा I1 बह रही है, धारा I1 है, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R1 है, और ये आपका विद्युत वाहक बल E1 है। इस वाले में विद्युत वाहक बल हम E2 ले लेते हैं, यहां पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध R2 है, और उसके बाद इसमें जो बहने वाली धारा है I2 है। ठीक है ना, इतना याद रखना। ठीक, अब उसके बाद इसमें भी ये वाला भी एक बंद पास ले लिया हमने। ठीक, और इसमें बच्चों मान लेते हैं कि धारा यहां पर I धारा हो जा रही है। ठीक, यहां पर I1 I2 है, ये मिल करके I3 मतलब I3 धारा हो जा रही है। ठीक, तो हम इसको I3 लिख लेते हैं। I3 का मतलब यहां पे I1 प्लस I2, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R3 है। ठीक, क्लियर हो गया, इतना याद रखना और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक, तो ये 2 बंद पास हमने बना लिया, इसका नाम ले दिया, ये एक बंद पास 1 है और ये बंद पास 2 है। तो ये नियम क्या कह रहा है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में 2 बंद पास है, बंद पास 1 है और बंद पास 2 है, कि इसके प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, इसके 2 भाग हैं, है ना, एक भाग ये एक भाग ये, विभिन्न खंडों में बहने वाली जो धाराएं हैं बच्चों, यानी बहने वाली जो धारा है, ठीक, बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, इसका गणितीय रूप। तो कह रहा है कि प्रतिरोधों तथा उसके मतलब वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध यानी R का जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही कहता है क्या, इस मतलब जो किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक, किरचॉफ का दूसरा नियम यही तो कह रहा है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको जैसे यहां से भाई, अब हम अगर इसमें देखेंगे तो कुछ चीजें हमें पता चल रही हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बंद पास, हम लिखेंगे बच्चों बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए। अब बंद पास 1 के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। कह रहा है कि धारा क्या है, I1 है, गुणे प्रतिरोध क्या है बच्चों, तो प्रतिरोध R1 है। पहले वाले में I1 गुणे R1। ठीक, उसके बाद हम इधर आए, अब धारा की दिशा इधर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस लगाए बच्चों। अगर धारा जैसे इस तरह से है, यानी धारा जैसे ऐसी है, उसके बाद इसमें धारा ऐसी होती,
फिर ऐसी। तो धारा की दिशा देखिए समान है, जब समान धारा की दिशा हो इस तरह तो यहां प्लस हो जाता है। अदरवाइज देखिए इसमें धारा की दिशा मतलब यहां पर धारा की दिशा इस तरफ है बच्चों, इसका मतलब यहां माइनस लगेगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकल में भी बच्चे गलती करते हैं जो प्लस माइनस समझ नहीं पाते हैं। तो I1 इंटू क्या हो जाएगा R1 माइनस का, अब दूसरे वाले यानी इसमें क्या है I2 है इंटू भाई प्रतिरोध क्या है R2 है बच्चों, बराबर विद्युत वाहक बल क्या है, तो भाई यहां पर E1 लग रहा है और माइनस का E2, तो ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम निकालेंगे बंद पास 2 के लिए। ठीक हम लिखेंगे बच्चों बंद पास 2 के लिए। तो बंद पास 2 क्या है, ठीक तो बंद पास 2 के लिए निकालेंगे तो दूसरे वाले में पास आते हैं, दूसरे वाले में लिखेंगे भाई अब की बार हम इस वाले पास की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए धारा ऐसी आई और इसमें धारा की दिशा देखिए समान, यानी धारा सही दिशा में बह रही है। तो प्रतिरोध मतलब धारा तो बच्चों इसमें क्या है I2 है, गुणे इस वाले सिरे में प्रतिरोध क्या है R2 है। अब देखिए समान दिशा में है इसलिए प्लस लगा दिया। अब यहां पर I3 है, ठीक I3 ये है यानी I3 का पूरा मान लिख देते हैं, यानी I1 प्लस I2 ये I3 है बच्चों, और गुणे इसके साथ प्रतिरोध क्या है R3 है, बराबर इस वाले में विद्युत वाहक बल क्या लग रहा है केवल E2 लग रहा है। तो ये समझ लीजिए समीकरण हो जाता है, और ये आपको बढ़िया तरीके से लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो। ऐसा नहीं कि केवल ये नियम लिख दो नंबर मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये चीज आपको दर्शाना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और यही चीज ये जो हमने लिखा है दोनों, यही चीज आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई होती है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये चीज याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक यहां पर क्या करेगा, 2 विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट दे देगा, यहां पर 3 वोल्ट दे देगा, उसके बाद यहां प्रतिरोध 4 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, और धारा I1 I2 I3 दे देगा, फिर पूछेगा I1 I2 I3 का मान निकालिए। तो इस तरह से ही हम 2 समीकरण बनाएंगे और मान निकालेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हो जाता है बच्चों दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी वोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम या लूप का नियम। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट कर लो रसगुल्लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। भाई इसके बारे में जितना बोलें वो कम है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बेहद लाजवाब क्वेश्चन है, और एक ऐसा क्वेश्चन जो कभी कभार तो 4 से 5 सेट में दे देता है। 2022 में ही यही हुआ था, 3 से 4 सेट में इकट्ठा पूछ लिया था। ठीक तो इसलिए बच्चों ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, या कहेगा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, या फिर कहेगा व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था में प्रतिरोधों के बीच क्या संबंध होता है। तो चलिए पहले एक फिगर बनाते हैं, समझते हैं फिर व्हीटस्टोन सेतु को। ठीक ऐसे भाई ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए हमने क्या किया बच्चों, एक चतुर्भुज प्रतिरोधों की मदद से एक चतुर्भुज बना दिया। प्रतिरोधों की मदद से एक हमने बना दिया चतुर्भुज। अब देखिए ठीक इसको क्या किया बच्चों, हमने जोड़ दिया। देखिए एक हमने बना दिया, ये गैल्वेनोमीटर यहां पर जोड़ दिया, ये है ए। ठीक यहां पर हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम ए हो गया। ठीक और उसके बाद ये बी हो गया बच्चों, ये सी हो गया और
डी हो गया। ये हमने इसका नामकरण कर दिया और 4 प्रतिरोध हैं तो इसका नाम दे दिया बच्चों पी क्यू आर एस। ठीक, ये इसका नाम हमने दे दिया, ठीक है ना, पी क्यू आर एस। अब देखिए इसमें क्या है, मान लेते हैं कि धारा की दिशा, ठीक, मान लेते हैं बच्चों कि इसमें धारा I1 बह रही है। ठीक भाई, इसमें जब धारा I1 बह रही है तो इस वाले में भी धारा क्या बहेगी, I1। ठीक, यहां से यहां जा रही, यहां से यहां। इसमें धारा हम मान लेते हैं I2 है तो इसमें भी धारा क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी। और यहां पर एक कुंजी हमने K1 को मतलब K2 जोड़ दिया और यहां पर एक कुंजी K1 है। ठीक, यहां पर एक कुंजी K1 ले लिया और ये एक सेल है। ठीक, ये एक सेल है, इतना आपको समझना है। अब देखिए व्हीट स्टोन सेतु है क्या। व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक परिपथ तैयार किया जिसका नाम रख दिया व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु ने, यानी ये इसका नियम का मतलब, इस नियम का प्रयोग कहां होता है तो अज्ञात प्रतिरोध, मतलब किसी 3 सिरों का प्रतिरोध मालूम होता है और चौथे का नहीं मालूम होता है, उसी को अपन ज्ञात करते हैं इस नियम के प्रयोग से। ठीक, क्लियर हुआ। इस नियम के प्रयोग द्वारा हम क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं अज्ञात प्रतिरोध को। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे रचना में। ठीक, ये मान के चलिए ये आपकी रचना है। ठीक, रचना क्या है कि इसमें 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर एस को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ठीक, हमने चतुर्भुज ABCD बना दिया है, आपको दिख रहा है। अब बिंदु A व C के बीच, बिंदु A है और ये C है, A व C के बीच एक सेल, यानी इसके बीच में हमने एक सेल है E। ठीक, बिंदु E मतलब A व C के बीच में एक सेल तथा कुंजी K1, ठीक, एक सेल है बच्चों E तथा कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। यानी बिंदु A व C के बीच एक सेल को और एक कुंजी K1 को जोड़ देते हैं तथा बिंदु B व D के बीच में, यानी B व D के बीच में, B व D के बीच में क्या करते हैं रसगुल्लों, एक धारा मापी G, यानी एक धारा मापी यहां पर G क्या है हमने जोड़ दिया है। तो एक धारा मापी G को कुंजी K2 के द्वारा, यानी साथ में एक कुंजी K2 भी है, उसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये है रचना, यानी इसको बनाते क्या है, कैसे हैं, यानी किस तरह से इस परिपथ को तैयार करते हैं। यानी इतना याद रखना कि सबसे पहले हम 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज ABCD बना देते हैं, जिसमें A व C के बीच में एक सेल E व एक कुंजी K2 मतलब K1 को जोड़ देते हैं, जबकि B व D के बीच में एक धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर G तथा एक कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। ये है आपकी मतलब रचना। रचना के बाद इसका सिद्धांत क्या है बच्चों, ठीक, ये है सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, देखिए सिद्धांत में लिखेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं या इस प्रकार मतलब सेट करते हैं बच्चों कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप, ठीक, धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी, आपने देखा होगा जो धारा मापी होता है, ठीक, उसमें एक ऐसी सुई होती है, ठीक, ये सुई कुछ इसकी सिचुएशन कभी ये इस तरफ होती है, ठीक, कभी ये इस तरफ होती है तो कभी ऐसे होती है। तो यानी इधर उधर वो क्या है, वो एम्पियर को बताएगा कि कितनी एम्पियर धारा उसमें बन रही है, कितनी एम्पियर धारा है। देखा होगा स्टेबलाइजर वगैरह में, ठीक, जो भी स्टेबलाइजर होते हैं उनमें ये मतलब जो गैल्वेनोमीटर होता है लगा होता है। तो जब इसमें कोई विक्षेप ना हो, यानी यूं जो सुई है एकदम सीधी सीधी खड़ी रहे, तब मानते हैं कि ये जो मतलब सेतु है पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है, यानी संतुलित है। और ऐसी सिचुएशन में हम प्रतिरोधों का मान इजीली निकाल लेते हैं। ठीक, तो वही लिखना है कि व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि बच्चों धारा मापी में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, यानी कोई हलचल ना उसमें उत्पन्न हो,
तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, यानी तब माना जाता है कि जो सेतु है वो पूरी तरह से संतुलित है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसका मतलब निगमन करते हैं, यानी इसका जो प्रतिरोधों के बीच में संबंध होता है उसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब हम बच्चों देख लेते हैं संबंध को। संबंध क्या है, इसके लिए फिर से एक बार इसको बना दिया है, बार बार बनाने से वही दिक्कत होगा। तो चलिए क्या किया है बच्चों, वही चीज है। ठीक, यहां पर हमने क्या किया है, ये ए है, ये बिंदु ए है, ये आपका सी है, और ये है बच्चों बी, और इधर है डी। ठीक, इधर है डी है। चलिए अब करते क्या है भाई, यहां पे देखिए धारा शायद दिख ना रहा होगा, लेकिन धारा I1 है और इधर I2 है। ठीक भाई, इधर भी धारा वही बहेगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इधर भी धारा I2 बह रही है। अब देखिए बच्चों, ये धारा की दिशा भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए, और ये है आपका गैल्वेनोमीटर यानी G है, और यहां पर ठीक ये इसमें धारा I हमने प्रवाहित किया है। ठीक, आई होप कि अब तो समझ में आ रहा होगा, फिर उतना धुंधला ना दिख रहा होगा। ये कुंजी K1 है और यहां पर एक कुंजी K2 है। ठीक, ये चीज है। और PQRS तो आपको दिख ही रहे हैं, ये रेजिस्टेंस P है, Q है और R है, और यहां पर S है। ठीक, PQRS। अब देखिएगा बच्चों, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, हम लगाएंगे इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम। तो लिखेंगे रसगुल्लों, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, इसमें मान लेते हैं दो बंद पास है, एक बंद पास इसको मान लेते हैं, एक बंद पास इसको मान लेते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, दो बंद पास हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बंद पास। ठीक, बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए, या फिर ऐसे लिखेंगे ए बी डी ए के लिए, यानी बंद पास ए बी डी ए लिखा या हमने एक नाम दे दिया है, तो बंद पास एक के लिए। ऐसी सिचुएशन में अब लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो होता क्या है, तो धारा और गुणे प्रतिरोध। ठीक, धारा गुणे प्रतिरोध, तो यहां पर हो जाएगा I1 गुणे P। ठीक, अब उसके बाद बच्चों ये धारा देखिए कुछ इस तरह से बना है। ठीक, इसको थोड़ा गौर से समझिए, ये बहुत जरूरी चीज है रसगुल्लों। इसमें देखिए धारा इस तरफ गई है, फिर उसके बाद यहां पर धारा इधर आ रही है। ठीक, यानी इसमें धारा ये समझिए कि ये विपरीत दिशा में आ रही भाई इसमें, तो ये इधर से आई और उसके बाद धारा यहां पर ऐसी हो जा रही है, यानी ये धारा इस तरफ से, सॉरी इस वाली लाइन में धारा इधर है, तो यहां से धारा सही दिशा है, यहां से भी सही दिशा है, लेकिन देखिए ये विपरीत दिशा में है, तो इसलिए क्या लगाएंगे यहां पर माइनस। ये चीज हमने आपको नियम में भी बताया था। तो ये इसका वाला हो गया, I1 गुणे P हो गया। अब माइनस करेंगे बच्चों, तो इस वाले में क्या है भाई, इसमें भी है क्या चीज, यहां पर है I1। ठीक, इस वाले में भी क्या है बच्चों, I1, सॉरी I2 है भाई, कहां से I1 लिख दिए, I2 गुणे, इसमें प्रतिरोध क्या है, R है, इसमें प्रतिरोध है बच्चों R, या फिर इसको लिख सकते हैं I1P बराबर, भाई माइनस से बराबर, भाई ये बराबर का 0, यानी विद्युत वाहक बल इसमें कुछ नहीं लग रहा है इसलिए 0। तो ये जब उधर भगाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2। ठीक, I2 गुणे R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 अपन इसको दे देते हैं। ठीक, तो ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरह बंद पास 2 को जरा देखिए, ये भी कुछ इस तरह से बना है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, धारा की दिशा इधर है। ठीक, ये धारा की दिशा है, लेकिन यहां से ये धारा की दिशा ऐसी है और ये धारा तो ऐसी है ही, तो यहां से भाई ये धारा जा रही ऐसे, चाहे इधर आए, देखिए ऐसे आनी चाहिए थी, अगर इधर से आए तो धारा की दिशा तब भी देखो विपरीत हो गई है। तो इस वाले में I1 है धारा और प्रतिरोध क्या है, Q है। इस वाले सिरे में I2 है धारा
और प्रतिरोध क्या है, S है। तो सेम इसी तरह से लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे पहले बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, तो बंद पास 2 में क्या हो जाएगा, I1 गुणे, ठीक, यानी I1 गुणे इसमें प्रतिरोध क्या था, Q, तो हमने लिख दिया Q माइनस, इसलिए बच्चों क्योंकि धारा की दिशा विपरीत दिशा में है, ठीक, I2 हो गया, I2 यानी इधर प्रतिरोध, मतलब जो धारा है ये I2 दिख रहा है, और गुणे इसमें प्रतिरोध क्या है, S है, बराबर 0, क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल, भाई इसमें कुछ भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, इसलिए 0 हो गया, ठीक। या फिर इसको लिख सकते हैं बच्चों I1 Q, ठीक, बराबर ये हो गया I2S, इक्वेशन नंबर 2, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, ठीक, भाग लगाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, लिखेंगे समीकरण 1/2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है आपको दिख रहा है बच्चों, समीकरण 1 है तो I1P, ठीक, I1P का इससे भाग लगाना है, तो इधर हो गया I1Q, क्या हो गया, I1Q हो गया, बराबर इधर वाला देखेंगे तो I2R है, I2R है, अपान का ये है I2S, ठीक, I2S है। कुछ कटने वाली चीजें अगर हो तो काट दीजिए, और बिल्कुल है बच्चों, I1 से I1 कटा, I2 से I2 कटा, ठीक। तो ये हमें कुछ मिला यहां से, जो क्या मिला है बच्चों, तो ये मिल गया P अपान Q बराबर इधर हो गया R/S, और यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है बच्चों, किरचॉफ कह रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु, यही क्या है, व्हीटस्टोन के संतुलन की मतलब अवस्था है, ठीक। तो P अपान Q बराबर R/S, ये P Q R S क्या है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि यही संतुलन की अवस्था है, ठीक, संतुलन की अवस्था है, यही क्या है, संतुलन की अवस्था है, यानी P अपान Q बराबर R/S, P Q R S क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। क्लियर हो गया, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और इसमें है इंपॉर्टेंट, उसको शायद दिमाग में भी नहीं आया, भूल गए, अभी याद आ रहा है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, उसको हमने करवाया है, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में है, ठीक, नहीं भी होगी तो प्लेलिस्ट में डाल देंगे। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति बेहद इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। बाकी बच्चों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे इसमें का। न्यूमेरिकल अगर देखना है प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले जरूरी है पूरा थ्योरी और डेरिवेशन, ठीक। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए ये रहा होगा। तो मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।